तो आज हम गोता लगा रहे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ल्यूसेंट जीव विज्ञान पीडीएफ के शुरुआती हिस्सों से कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं और हमारा इरादा है इनमें छिपे ज्ञान के मोतियों को निकालकर जीव विज्ञान की एक मजबूत समझ बनाना। एक अच्छी कोशिश रहेगी ये। शुरुआत परिभाषा से ही करते हैं। बायोलॉजी ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, बायोस यानी जीवन और लोगोस यानी अध्ययन। सीधा मतलब हुआ जीवन का अध्ययन है। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, इसका पहला इस्तेमाल अरस्तू ने नहीं किया था। नहीं, वो लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने किया था 1801 में। अच्छा। हाँ, हालांकि जीव विज्ञान की जो एक व्यवस्थित नींव है उसका श्रेय तो प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु को ही जाता है। हाँ, उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल, जीव विज्ञान का जनक और खास तौर पर जंतु विज्ञान का जनक भी, क्योंकि उन्होंने जानवरों पे बहुत काम किया। और पौधों के लिए? पौधों के लिए उनके शिष्य थे थियोफ्रास्टस। उन्होंने पौधों पर इतना गहरा अध्ययन किया कि उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो शुरू में मामला इन्हीं दो शाखाओं में बटा था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और इन स्रोतों में तो कई और शाखाओं का भी जिक्र है, जैसे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, फिर माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। बाप रे, लिस्ट लंबी है। हाँ, ये दिखाता है कि जीवन का अध्ययन कितना फैला हुआ है, कितना विशाल है। हर पहलू का अपना विज्ञान है। सही कहा। पर इतनी सारी अलग अलग चीजों को, मतलब इतने सारे जीवों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कोई तरीका तो निकाला होगा। शायद उनको ग्रुप्स में बांटा होगा। मेरा मतलब है वर्गीकरण। हाँ बिल्कुल, वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी, ये बहुत ही जरूरी है और इसका श्रेय जाता है कैरोलस लिनियस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हाँ, वर्गीकरण का पिता। उन्होंने 18वीं सदी में अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में जीवों को दो मुख्य राज्यों में बांटा, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा कदम था। पर सिर्फ दो किंगडम, पौधे और जानवर? इसमें जैसे बैक्टीरिया हैं या फंगस है, ये सब कहाँ फिट होंगे? एकदम सही सवाल। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स बेहतर हुए और हमने सूक्ष्म जीवों को देखा तो पता चला कि ये दो किंगडम वाली बात अधूरी है। इसीलिए 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी। ये आज भी काफी हद तक मान्य है और जीवों के आपसी रिश्तों को बेहतर दिखाती है। 5 जगत कौन कौन से? ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अच्छा। इनमें जो मुख्य फर्क है वो कोशिका के लेवल पर है। मोनेरा में वो जीव आते हैं जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक मतलब उनकी कोशिका में एक डिफाइंड झिल्ली वाला केंद्रक नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये सबसे सरल कोशिकाएं हैं। ओके। और बाकी 4? बाकी चारों जगत, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये सब यूकैरियोटिक है। इनकी कोशिकाओं में एक वेल डिफाइंड केंद्रक होता है और दूसरे अंगक भी होते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटिस्टा में ज्यादातर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। पादप तो आप जानते ही हैं, बहुकोशिकीय, अपना खाना खुद बनाने वाले, प्रकाश संश्लेषण से। हाँ। कवक यानी फंगस, जैसे मशरूम, यीस्ट, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है, पर अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नाम के पदार्थ की बनी होती है, पौधों की तरह सेल्यूलोज की नहीं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ। और फिर आता है जंतु जगत, एनिमैलिया, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, दूसरों पर निर्भर भोजन के लिए, और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो ये 5 किंगडम सिस्टम ज्यादा लॉजिकल लगता है। हाँ, ये वर्गीकरण एक तरह से जीवन के विकास के क्रम को भी दिखाता है, सरल प्रोकैरियोटिक से जटिल बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक की तरफ। आपने लीनियस का जिक्र किया था वर्गीकरण के लिए। उन्होंने नाम रखने का भी कोई सिस्टम दिया था ना, वो द्विनाम पद्धति। हाँ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए। सोचिए ना, हम आम को यहाँ आम कहते हैं, कहीं कैरी, कहीं कुछ और। हाँ, अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका पूरी दुनिया में एक ही है। कंफ्यूजन खत्म। इसमें 2 नाम क्यों, मैंगीफेरा और इंडिका? इसमें जो पहला शब्द है मैंगीफेरा, वो उसके वंश यानी जीनस का नाम है, और दूसरा शब्द इंडिका वो उसकी जाति यानी स्पीशीज का नाम है। जैसे हमारा वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, होमो हमारा वंश है, सेपियंस हमारी जाति। ये स्टैंडर्ड तरीका है। समझ गया।
तो वर्गीकरण और नामकरण से हम जीवन की विविधता को एक सिस्टम में रख पाते हैं। अब उस चीज पर आते हैं जिससे ये सब जीवन बना है, कोशिका यानी सेल। हाँ, जीवन की इकाई। पर वो देखी एंटनी वॉन यूवेनहॉक ने, उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और उससे तालाब के पानी में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसी छोटी छोटी जिंदा चीजें देखी। तो जीवित कोशिका को देखने का श्रेय उनको जाता है। और कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, मतलब जीवन की जो पूरी बनावट है, जो काम है, उसकी सबसे छोटी ईंट यही है। ये अपने आप में एक पूरी फैक्ट्री की तरह काम करती है। फैक्ट्री, ये दिलचस्प है। मतलब इसके अंदर अलग अलग हिस्से होते होंगे जो अलग अलग काम करते होंगे। बिल्कुल। इन हिस्सों को हम कहते हैं कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स। हर एक का अपना खास काम बटा हुआ है। जैसे सबसे जरूरी है केंद्रक, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। हाँ, ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर है, जैसे फैक्ट्री का ऑफिस। इसी के अंदर हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए सुरक्षित रहता है। यही कोशिका के सारे कामों को कंट्रोल करता है। और एनर्जी कहाँ से आती है? उसके लिए है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। यहीं पर भोजन टूटता है और उससे ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। इसी एटीपी से कोशिका अपने सारे काम करती है। और प्रोटीन, सुना है वो भी बहुत जरूरी है। प्रोटीन बनाने का काम करते हैं राइबोसोम। ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिर है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग डिपार्टमेंट समझ लीजिए। ये प्रोटीन और दूसरी चीजों को पैक करके सही जगह भेजता है। और हाँ, ये लाइसोसोम बनाने में भी मदद करता है। लाइसोसोम, ये नाम कुछ खतरनाक सा लग रहा है। हाँ, इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। अरे क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल पाचक एंजाइम होते हैं। इनका काम है कोशिका में टूटी फूटी चीजों को या बाहर से आए बैक्टीरिया वगैरह को पचाना। लेकिन अगर कोशिका बहुत डैमेज हो जाए या बूढ़ी हो जाए तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को ही खत्म कर देते हैं। बाप रे, सफाई कर्मचारी और जल्लाद दोनों एक साथ। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और पौधों की कोशिकाओं में कुछ अलग होता है कि जानवरों की कोशिकाओं से? हाँ, 2-3 बड़े फर्क हैं। सबसे पहला, पादप कोशिका के बाहर एक और मोटी सख्त परत होती है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और पौधे को मजबूती और आकार देती है। जानवरों की कोशिकाओं में ये नहीं होती। अच्छा, और दूसरा बड़ा फर्क है लवक, प्लास्टिड्स का होना। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। इनमें सबसे खास है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जिसमें हरा रंग का क्लोरोफिल होता है। इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। बिल्कुल, यहीं पर पौधे अपना खाना बनाते हैं। इसके अलावा रंगीन लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं, जो फूलों फलों को रंग देते हैं, और रंगहीन लवक जो भोजन जमा करते हैं। और जंतु कोशिका में ऐसा क्या है जो पौधे में नहीं होता? जंतु कोशिकाओं में एक चीज होती है तारककाय, सेंट्रोसोम, जो कोशिका विभाजन के समय मदद करती है। ये आमतौर पर हायर प्लांट्स की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ठीक है। आपने केंद्रक में डीएनए का जिक्र किया था। ये डीएनए इतना खास क्यों है? वॉटसन और क्रिक का नाम भी इसी से जुड़ा है ना? हाँ, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये समझिए कि जीवन की पूरी किताब है, ब्लूप्रिंट। हमारे शरीर की सारी जानकारी, हमारे गुण, सब कुछ इसी में कोड के रूप में लिखा है। कोड? हाँ, 1953 में वॉटसन और क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर बताया था। डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब 2 धागों की बनी एक घुमावदार सीढ़ी जैसा। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अच्छा। ये धागे न्यूक्लियोटाइड नाम की छोटी इकाइयों से बने होते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन बेस होता है। बेस 4 तरह के होते हैं: एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। AGCT। हाँ, और ख़ास बात यह है कि इस सीढ़ी में ए हमेशा टी के साथ जोड़ी बनाता है और जी हमेशा सी के साथ। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसी वजह से डीएनए अपनी कॉपी बना पाता है और जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। कमाल है। और आरएनए क्या चीज़ है फिर? आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
ये भी न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन डीएनए से थोड़ा अलग। एक तो ये आमतौर पर सिंगल धागे वाला होता है, डबल हेलिक्स नहीं। दूसरा, इसमें शुगर राइबोस होती है, डीऑक्सी राइबोस नहीं। और तीसरा, इसमें थाइमीन टी की जगह यूरेसो यू नाम का बेस होता है। इसका काम क्या है? आरएनए का मुख्य काम है डीएनए में लिखी जानकारी को पढ़ना और उसके हिसाब से प्रोटीन बनवाने में मदद करना। समझिए, डीएनए मास्टर प्लान है जो ऑफिस यानी केंद्रक में रहता है, और आरएनए उसकी कॉपी या मैसेज लेके फैक्ट्री फ्लोर यानी राइबोसोम तक जाता है ताकि काम हो सके। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए मिलकर कोशिका का सारा काम संभालते हैं। अब कोशिकाएं सिर्फ रहती नहीं है, वो डिवाइड भी होती हैं, बढ़ती हैं, नई बनती हैं। ये क्यों जरूरी है? हाँ, कोशिका विभाजन ये जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और प्रजनन के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, हम एक अकेली कोशिका यानी जाइगोट से शुरू होकर इतने बड़े हो जाते हैं। ये सब कोशिका विभाजन से ही होता है। घाव भरते हैं वो भी इसी से। इसके तरीके क्या हैं? मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। माइटोसिस? हाँ, ये हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाओं में होता है, जिन्हें कायिक कोशिकाएं सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इसमें एक कोशिका से बिल्कुल वैसी ही दो नई कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या भी बराबर रहती है। ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। मियोसिस ये सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, जिनसे युग्मक यानी स्पर्म और एग बनते हैं। इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और हर नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आधी क्यों? ताकि जब स्पर्म और एग मिलकर नई संतान बनाए तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या वापस नॉर्मल हो जाए, डबल ना हो जाए। अच्छा, ये लॉजिक है। और मियोसिस की एक और बहुत खास बात है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वो क्या है? मायोसिस के दौरान जो जोड़ी वाले गुणसूत्र होते हैं वो आपस में अपने कुछ हिस्सों की अदला बदली कर लेते हैं। इसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी वजह से हम अपने माता पिता से मिलते जुलते तो हैं, पर बिल्कुल उनकी कॉपी नहीं होते। इसी से विविधता आती है। विविधता, जेनेटिक वेरिएशन, यहीं से शायद आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की बात शुरू होती है। मेंडल का नाम सुना है मैंने, मटर वाले मेंडल। हाँ बिल्कुल, ग्रेगर मेंडल, उन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। 19वीं सदी में चर्च के बगीचे में उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए और बताया कि माता पिता से बच्चों में लक्षण कैसे जाते हैं। उन्होंने बताया था कि कुछ लक्षण हावी होते हैं, कुछ दबे रहते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया कि लक्षणों को कंट्रोल करने वाले कुछ कारक फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें बाद में जीन कहा गया। जीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जोहानसन ने किया था। अच्छा, जीन शब्द मेंडल ने नहीं दिया था? नहीं, मेंडल ने कारक कहा था। उनके मुख्य नियम थे प्रभाविता का नियम, यानी एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो सकता है। पृथक्करण का नियम कि युग्मक बनते समय ये कारक अलग अलग हो जाते हैं। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कि अलग अलग लक्षणों के कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। ये सब उन्होंने सिर्फ मटर के दानों को गिनकर पता लगा लिया। कमाल है। हाँ, उनका काम उस समय समझा नहीं गया, पर बाद में उसकी अहमियत पता चली। और इन जीन्स में मतलब डीएनए में बदलाव भी आ सकते हैं। आपने क्रॉसिंग ओवर बताया, उसके अलावा भी जैसे म्यूटेशन। हाँ, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। डीएनए के क्रम में अचानक कोई स्थायी बदलाव आ जाए तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। ये अपने आप भी हो सकते हैं या किसी बाहरी कारण से, जैसे रेडिएशन से। ये अच्छे होते हैं या बुरे? ज्यादातर तो हानिकारक होते हैं या उनका कोई असर नहीं होता, लेकिन कभी-कभी कोई म्यूटेशन फायदेमंद भी साबित हो सकता है। और यही म्यूटेशन विकास के लिए कच्चा माल है, मतलब नई वैरायटी इन्हीं से आती है। विकास, एवोल्यूशन। डार्विन की बात आएगी। हाँ, चार्ल्स डार्विन। उनका प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जीव विज्ञान की दुनिया में क्रांति ले आया। उनकी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो 1859 में आई थी, बहुत प्रभावशाली रही। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, आसान शब्दों में? डार्विन ने देखा कि किसी भी जीव की आबादी में थोड़ी बहुत भिन्नता, वेरिएशन होती है, और जीव जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन सबके लिए संसाधन, खाना, जगह सीमित होते हैं, तो उनमें एक संघर्ष चलता है जीने के लिए।
इस संघर्ष में वो जीव जिनके अंदर मौजूद भिन्नताएं उन्हें अपने माहौल में जीवित रहने और बच्चे पैदा करने में ज्यादा मदद करती हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दिया। मतलब जो फिट है वो बचेगा। हाँ, और ये फिटनेस माहौल के हिसाब से तय होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे जीव अपने पर्यावरण के हिसाब से ढलते जाते हैं और कभी-कभी नई प्रजातियां भी बन जाती हैं। डार्विन से पहले भी किसी ने विकास की बात की थी, लेमार्क। हाँ, लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। उनका आइडिया था कि जीव अपने जीवन में जो गुण हासिल करते हैं वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। जैसे जिराफ ने गर्दन ऊंची करने की कोशिश की तो उसकी गर्दन लंबी हो गई और ये लंबी गर्दन उसके बच्चों में चली गई। लेकिन ये सही नहीं माना जाता अब। नहीं, क्योंकि जीवन काल में आए बदलाव आमतौर पर जीन्स में नहीं जाते, इसलिए अगली पीढ़ी में पास नहीं होते। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन वाला आइडिया ज्यादा सही पाया गया। और इस विकास के इवोल्यूशन के सबूत क्या हैं? हमें कैसे पता कि ये हुआ है? कई तरह के सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत तो जीवाश्म यानी फॉसिल्स हैं, जो पुरानी चट्टानों में दबे हुए जीवों के अवशेष या निशान मिलते हैं। उनसे पता चलता है कि पहले कैसे जीव थे और उनमें समय के साथ कैसे बदलाव आए। आर्कियोप्टेरिक्स जैसा, जो डायनासोर और पक्षी के बीच का लगता है। बिल्कुल, वो एक योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा जीवों के शरीर की बनावट की तुलना करने से भी पता चलता है, जैसे समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स। वो क्या होता है? ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति तो एक जैसी होती है, पर काम अलग-अलग होते हैं। जैसे इंसान का हाथ, चमगादड़ का पंख, व्हेल का फ्लिपर। इनकी हड्डियां देखें तो पैटर्न एक जैसा है, जो बताता है कि ये किसी साझे पूर्वज से विकसित हुए हैं। और समरूप अंग, एनालॉगस, वो इसके उल्टे हैं। काम एक जैसा पर संरचना और उत्पत्ति अलग-अलग। जैसे तितली का पंख और पक्षी का पंख, दोनों उड़ने के काम आते हैं, पर उनकी बनावट बिल्कुल अलग है। ये दिखाते हैं कि अलग-अलग जीवों ने एक जैसे माहौल के लिए एक जैसे समाधान विकसित किए। इसे अभिसारी विकास कहते हैं। अच्छा, तो जीवाश्म, अंगों की तुलना और भी कुछ? हाँ, भ्रूण के विकास, एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन, जीवों का भौगोलिक वितरण और आजकल तो डीएनए की तुलना करके भी विकास के रिश्तों का पता लगाया जाता है। तो ये सारे सबूत मिलकर विकास की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। चलिए, अब इस विविधता के एक बड़े हिस्से पर आते हैं, पादप जगत, प्लांट किंगडम। हाँ, पौधों की दुनिया भी बहुत विविध है। मोटे तौर पर इन्हें 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। कौन से? क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैमे, और फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैमे। ये कैसे नाम है? क्रिप्टोगैम्स मतलब छिपे हुए विवाह वाले, यानी जिनमें फूल और बीज नहीं बनते, अपुष्पोद्भिद। फेनेरोगैम्स मतलब प्रकट विवाह वाले, यानी जिनमें फूल और बीज बनते हैं, पुष्पोद्भिद। अच्छा, तो बिना फूल वाले और फूल वाले। क्रिप्टोगैम्स में कौन आते हैं? क्रिप्टोगैम्स में आते हैं थैलोफाइटा, जिसमें शैवाल, एल्गी, कवक, फंगी और लाइकेन आते हैं। इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में बटा नहीं होता, थैलस जैसा होता है। कवक तो अब अलग किंगडम है। हाँ, विटेकर के सिस्टम में कवक अलग किंगडम है, पर पारंपरिक वर्गीकरण में उन्हें थैलोफाइटा में रखते थे। फिर आते हैं ब्रायोफाइटा, जैसे मॉस। ये जमीन पर उगने वाले पहले पौधे थे, पर इन्हें पानी चाहिए होता है प्रजनन के लिए। इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। बिल्कुल। और फिर आते हैं टेरिडोफाइटा, जैसे फर्न। ये पहले पौधे थे जिनमें पानी और भोजन ले जाने के लिए संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए। और लाइकेन के बारे में कुछ खास? आपने कहा था वो थैलोफाइटा में आते हैं। हाँ, लाइकेन दरअसल शैवाल और कवक का मिला-जुला रूप है। सहजीवन। शैवाल खाना बनाता है, कवक उसे रहने की जगह और पानी देता है। और ये वायु प्रदूषण, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जहां हवा साफ होती है वहीं उगते हैं, इसलिए इन्हें प्रदूषण का अच्छा सूचक मानते हैं। ये तो बड़ी काम की बात है। अब फेनेरोगैम्स यानी फूल बीज वाले पौधे? हाँ, फेनेरोगैम्स में 2 मुख्य ग्रुप हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नो मतलब? जिम्नो मतलब नग्न और स्पर्म मतलब बीज। तो ये नग्न बीजी पौधे हैं। इनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते, बल्कि शंकु वगैरह पर खुले लगे रहते हैं। जैसे चीड़, पाइन, साइकस। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ सिकोया, वो भी जिम्नोस्पर्म ही है। और एंजियोस्पर्म?
एंजियो मतलब ढका हुआ। ये आवृतबीजी पौधे हैं, इनके बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये आज के समय में धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले और सबसे विकसित पौधे हैं। हमारे आसपास के ज्यादातर पेड़, झाड़ियां, फसलें सब एंजियोस्पर्म ही हैं। इन्हें फिर 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक बीजपत्री मोनोकॉट और द्विबीजपत्री डाइकॉट। ठीक है, अब ये पौधे जीते कैसे हैं, मतलब खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की बात आई थी। हाँ, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ये वो प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे सूरज की रोशनी की ऊर्जा इस्तेमाल करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेकर अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं जो हमारे लिए कितनी जरूरी है। और ये क्लोरोफिल की मदद से होता है। हाँ, क्लोरोफिल वो हरा पिगमेंट है जो पत्तियों में होता है और सूरज की रोशनी को पकड़ता है। क्लोरोफिल के अणु के बीच में मैग्नीशियम Mg धातु का एक एटम होता है। ये पूरी प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन का आधार है, क्योंकि यही भोजन और ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। और जैसे हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं, क्या पौधों में भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उन्हें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये बहुत कम मात्रा में बनते हैं, पर पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बड़ा असर डालते हैं। कौन कौन से मुख्य हैं? कुछ मुख्य हैं। ऑक्सिन, जो कोशिकाओं को लंबा करके पौधे की लंबाई बढ़ाता है, जड़ों का विकास करता है। जिब्रेलिन, ये भी लंबाई बढ़ाता है, खासकर बौने पौधों को लंबा कर सकता है। बीजों के अंकुरन और फूल खिलने में मदद करता है। साइटोकाइनिन, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। एब्सिसिक एसिड ABA, ये ग्रोथ को रोकता है, तनाव की स्थिति में काम आता है, जैसे पानी की कमी होने पर स्टोमेटा बंद करवाता है। और एक है एथिलीन, ये गैस के रूप में होता है और फलों को पकाने में इसकी मुख्य भूमिका है। अच्छा, फल पकाने वाली गैस। हाँ, अब थोड़ी बात करते हैं कि ये जीव, पौधे और जानवर अपने आसपास के माहौल से कैसे जुड़े हैं, मतलब इकोलॉजी। हाँ, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ये जीवों का उनके आपसी संबंधों और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। मतलब कौन किसे खाता है, कौन कहाँ रहता है, माहौल का उन पर क्या असर पड़ता है। इसमें फूड चेन वगैरह आती हैं? हाँ, खाद्य श्रृंखला फूड चेन बताती है कि ऊर्जा कैसे एक जीव से दूसरे में जाती है। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप। इसमें घास उत्पादक है, बाकी सब उपभोक्ता। और जब ये मर जाते हैं तो अपघटक जैसे बैक्टीरिया, फंगस उन्हें सड़ाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। कई सारी फूड चेन मिलकर खाद्य जाल फूड वेब बनाती हैं। इसमें जैविक घटक जीव और अजैविक घटक हवा, पानी, मिट्टी, धूप सब शामिल होते हैं। और आजकल पर्यावरण की एक बड़ी चिंता है प्रदूषण, पोल्यूशन। हाँ, ये इकोलॉजी से जुड़ा एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जब हमारे पर्यावरण में हवा, पानी या मिट्टी में ऐसी अवांछित चीजें मिल जाती हैं जो नुकसानदेह हैं, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे हवा में धुआं। हाँ, वायु प्रदूषण, गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, इनसे सांस की बीमारियां होती हैं। और सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड से अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन भी होती है, जो इमारतों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। पानी का प्रदूषण भी बहुत होता है। बिल्कुल, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, सीवेज, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा, खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक, ये सब नदियों और झीलों में मिलकर जल प्रदूषण करते हैं। इससे पानी पीने लायक नहीं रहता, जलीय जीव मर जाते हैं। मिट्टी का प्रदूषण भी होता है। हाँ, ज्यादा कीटनाशकों और रासायनिक खादों के इस्तेमाल से, प्लास्टिक कचरे से मृदा प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण भी है शहरों में। ये सब हमारे स्वास्थ्य और इकोसिस्टम के लिए खतरा है। स्रोत में भोपाल गैस त्रासदी का भी जिक्र है। हाँ, 1984 की वो भयानक घटना, भोपाल में यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नाम की जहरीली गैस लीक हुई थी, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। ये हमें याद दिलाता है कि औद्योगिक सुरक्षा कितनी जरूरी है। इसीलिए शायद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ताकि जागरूकता बढ़े। हाँ, बिल्कुल। चलिए, पौधों के बाद अब जरा जंतु जगत, एनिमल किंगडम की विशाल दुनिया में झांकते हैं। इतने सारे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर हाथी, वेल तक। इनको कैसे बांटा गया है? जंतु जगत को भी उनकी शारीरिक बनावट की जटिलता के आधार पर कई ग्रुप्स में बांटा गया है, जिन्हें संघ या फाइलम कहते हैं। सबसे सरल कौन से हैं?
सबसे सरल है प्रोटोजोआ, जो एक कोशिकी होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। वैसे अब इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं, पर पारंपरिक वर्गीकरण में जंतुओं में गिनते थे। फिर आते हैं पोरिफेरा, यानी स्पंज। इनके शरीर में बहुत सारे छेद होते हैं। स्पंज, वो जो नहाने वाला होता है? हाँ, कुछ वैसे ही, पर ये जिंदा जीव हैं। फिर सिलिंट्रेटा, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश। इनमें एक थैली जैसी बॉडी होती है। फिर आते हैं कृमि, यानी कीड़े। कई तरह के हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज, चपटे कृमि, जैसे फीता कृमि। एस्केहेल्मिन्थीज, गोल कृमि, जैसे पेट में होने वाला एस्केरिस। एनेलिडा, खंडित शरीर वाले कृमि, जैसे केचुआ, जोंक। और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? सुना है कीड़ों वाला ग्रुप सबसे बड़ा है। हाँ बिल्कुल, संघ आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें सारे कीट जैसे मक्खी, मच्छर, तितली, मकड़ियाँ, बिच्छू, केकड़े, झींगे, ये सब आते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा होता है। बाहर एक कड़ा खोल एक्सोस्केलेटन होता है और पैर जुड़े हुए जॉइंटेड होते हैं। अच्छा, कॉकरोच का दिल भी सुना बहुत सारे चैम्बर वाला होता है। हाँ, कॉकरोच का हृदय 13 चैम्बर वाला होता है। वाह! दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वो है मलस्का। इनका शरीर नरम होता है और ज्यादातर के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच या शेल होता है, जैसे घोंभा, सीप। ऑक्टोपस भी इसी में आता है, हालांकि उसमें बाहरी कवच नहीं होता। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। डेविल फिश। और फिर आता है इकाइनोडर्माटा। इनकी त्वचा पर कांटे जैसे उभार होते हैं, जैसे सितारा मछली। ये सब समुद्री जीव हैं। और आखिर में सबसे विकसित संघ है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। इसमें क्या खास है? कॉर्डेटा जीवों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में एक रॉड जैसी संरचना पाई जाती है, पीठ की तरफ, जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसी से आगे चलकर रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। तो इसमें मछलियां, मेंढक, सांप, पक्षी, हम सब आ जाते हैं। हाँ, कॉर्डेटा के अंदर ही एक बड़ा समूह है कशेरुकी, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जंतु। इसके मुख्य वर्ग है पिसीज, यानी मछलियां जो पानी में रहती हैं, गलफड़ों से सांस लेती हैं। एम्फीबिया, उभयचर, जैसे मेंढक, सैलेमेंडर, ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। रेप्टिलिया, सरीसृप, यानी रेंगने वाले जंतु, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ। इनकी त्वचा सूखी और शल्क वाली होती है। एवीज, यानी पक्षी, इनके शरीर पर पंख होते हैं, उड़ सकते हैं ज्यादातर, और ये गर्म खून वाले होते हैं। और मैमेलिया, यानी स्तनधारी। हम लोग इसी में आते हैं। हाँ, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, व्हेल, चमगादड़ सब स्तनधारी हैं। इनकी पहचान है शरीर पर बाल होना, स्तन ग्रंथियों का होना, जिससे बच्चों को दूध पिलाते हैं, और ये भी गर्म खून वाले होते हैं। चमगादड़ भी स्तनधारी है। उड़ता है तो पक्षी नहीं, चमगादड़ उड़ता जरूर है, पर वो बच्चे देता है, दूध पिलाता है, उसके शरीर पर बाल होते हैं, इसलिए वो स्तनधारी है। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक और उदाहरण है। पक्षी और चमगादड़ दोनों ने उड़ना सीखा, पर वो अलग अलग ग्रुप के हैं। समझ गया। तो ये हो गई जंतुओं की दुनिया की एक झलक। आखिर में अब बात करते हैं हमारे शरीर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, रक्त यानी ब्लड की। हाँ, रक्त ये एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। मतलब ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। तरल मतलब ये बहता है इसलिए? हाँ, और इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, इन सब को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाना, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस फेफड़ों या किडनी तक लाना, ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। इसका पीएच भी कुछ खास होता है? हाँ, रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है। इसका पीएच लगभग 7.4 होता है, और एक औसत वयस्क इंसान में करीब 5 से 6 लीटर खून होता है। इसके अंदर होता क्या क्या? रक्त के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। एक तो तरल भाग, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये लगभग 55-60% होता है, और इसमें ज्यादातर पानी होता है। साथ में प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्मोन वगैरह घुले रहते हैं। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है रक्त कणिकाएं, यानी ब्लड सेल्स, जो प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। ये करीब 40-45% होती हैं। ये 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे ज्यादा होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, यानी आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स। लाल क्यों होती हैं ये? इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसमें आयरन होता है। यही हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन को फेफड़ों से पकड़कर शरीर की बाकी कोशिकाओं तक ले जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। अच्छा, और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता सुना है? हाँ, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसीज में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता ताकि उनमें ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके और वो पतली नलियों से आसानी से निकल सकें। ऊंट और लामा अपवाद है, उनकी आरबीसीज में केंद्रक होता है। इनकी उम्र कितनी होती है? आरबीसीज लगभग 120 दिन तक जिंदा रहती हैं। पुरानी आरबीसीज प्लीहा यानी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसीज का कब्रिस्तान कहते हैं। और अगर शरीर में आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी? बिल्कुल। अब दूसरी तरह की कणिकाएं हैं श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBCs या ल्यूकोसाइट्स। ये सफेद क्यों? और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये हमारे शरीर की सेना है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा। ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे दुश्मनों से लड़ती हैं, हमें बीमारियों से बचाती हैं। इनकी उम्र आरबीसी से कम होती है, करीब 2 से 4 दिन। और तीसरी है रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये बहुत छोटी होती हैं और इनका मुख्य काम है खून का थक्का जमाने में मदद करना। जब कहीं चोट लगती है और खून बहने लगता है तो प्लेटलेट्स वहां जमा होकर एक जाल बनाती हैं, जिससे खून बहना रुक जाता है। डेंगू में इनकी संख्या कम हो जाती है ना? हाँ, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिर सकती है, जिससे अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इनका जीवन काल भी कम होता है, करीब 3 से 5 दिन। तो ये तीनों तरह की कोशिकाएं मिलकर रक्त को इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। हाँ, प्लाज्मा और ये तीनों कणिकाएं मिलकर हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी काम करती हैं। तो ये थी जीव विज्ञान की कुछ बुनियादी बातों पर एक तेज लेकिन उम्मीद है काफी जानकारी भरी चर्चा। हमने वर्गीकरण के पीछे के तर्क से लेकर कोशिका के अंदरूनी दुनिया, डीएनए के रहस्य, विकास की लंबी कहानी, पौधों और जंतुओं की अद्भुत विविधता और हमारे अपने रक्त के काम को समझने की कोशिश की, जैसा कि हमारे स्रोतों में दिया गया है। हाँ, और ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की बुनियादी इकाई है, ठीक है, पर जीवन की इतनी विविधता है, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर इतने जटिल हम इंसान या व्हेल तक। क्या कोशिका के स्तर से भी ऊपर कोई ऐसा यूनिफाइंग प्रिंसिपल है, कोई ऐसा गहरा सिद्धांत या तंत्र है जो पृथ्वी के इस सारे विविध जीवन को, इसकी सारी जटिलता को वास्तव में एक सूत्र में पिरोता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब क्या कोई ऐसा नियम है जो सब पर लागू होता है, कोशिका से परे? हाँ, शायद जीवन के संगठन के कुछ ऐसे नियम या ऊर्जा प्रवाह के या सूचना के आदान प्रदान के जो अभी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये एक दिलचस्प दिशा हो सकती है आगे सोचने के लिए।